पढ़ेंगे कक्षा 8 मल्हार की पुस्तक से पाठ 8 नए मेहमान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नए मेहमान, सबसे पहले हम इनका पात्र परिचय समझते हैं। विश्वनाथ यहाँ पर गृहपति यानी घर के मालिक हैं। नन्हेमल और बाबूलाल ये दो अतिथि हैं जो नए मेहमान बनकर आएंगे। प्रमोद और किरण ये विश्वनाथ के बच्चे हैं। आगंतुक ये रेवती का भाई है और रेवती विश्वनाथ की पत्नी है। यहाँ पर किराए के एक छोटे से मकान में अनेक असुविधाओं और गर्मी से परेशान घर के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक दो ऐसे मेहमान आते हैं जिन्हें घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता। मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति हो जाती है। संकोचवश उनकी खातिरदारी में जुटा एक आधुनिक शहरी मध्यम वर्गीय परिवार किन परेशानियों से जूझता है, हम इसका जीवन चित्रण उदय शंकर भट्ट के नए मेहमान एकांकी में देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा किराए का घर है जहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं, भारी गर्मी है। वहाँ रहने वाले लोग रात को सोने का प्रबंध कर रहे हैं। उसी समय अचानक दो अनजान मेहमान आ जाते हैं जिन्हें परिवार का कोई सदस्य नहीं जानता। यहाँ जबरदस्ती मेहमान बनने वाली कहावत पूरी तरह सच साबित होती है। लोक लाज और संकोच के कारण वह शहरी परिवार उस अनजान मेहमानों की सेवा में लग जाता है और इस वजह से उन्हें जो दिक्कतें आती हैं उसी का वर्णन लेखक ने इस नाटक में किया है। तो स्थान भारत का कोई बड़ा नगर, कोई यह घटना भारत के किसी बड़े शहर की है। गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे, दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। पास ही 2 कुर्सियां, पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के ऊपर 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उसी बच्चे को लग रही है, फिर भी वह पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है और फिर सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि गर्मी का समय है और रात के 8 बजे हैं। कमरे की पूर्व दिशा में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा जो दक्षिण की ओर है वह बाहर की तरफ खुल रहा है और दूसरा दरवाज़ा पश्चिम दिशा की तरफ घर के अंदर के कमरों में खुल रहा है। उत्तर दिशा में एक टेबल रखी है जिस पर कुछ बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं। मेज के पास 2 कुर्सियां हैं। पश्चिम वाले दरवाजे के पास एक बेड है। टेबल पर एक पुराना पंखा है जो बहुत धीमी हवा दे रहा है। कमरे में बहुत उमस और गर्मी है। यह घर किसी आम और साधारण परिवार का है। बिस्तर पर एक छोटा बच्चा सोया हुआ है जिसकी उम्र 4 या 5 साल है। पुराने पंखे का रुख इस तरह है कि हवा सिर्फ उसी बच्चे को मिल रही है, लेकिन इतनी गर्मी है कि पंखा चलने के बाद भी वह बच्चा पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ है। गर्मी और पसीने के कारण बच्चा नींद में छटपटाता है और फिर थककर सो जाता है। इस माहौल के बीच एक कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति जिसका नाम विश्वनाथ है वो कमरे में आता है। घर के बाहर गर्मी से वह इतना परेशान है कि उसके कपड़े भी पसीने से गीले हो चुके हैं। कुर्ता उतार कर वह खूंटी पर टांग देता है और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उम्र 45 वर्ष, गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता का चिन्ह। यहाँ पर बताया है कि विश्वनाथ अपना कुर्ता खूंटी पर टांग देते हैं। उनकी उम्र 45 साल है। उनका शरीर सुडौल और मजबूत है, रंग सांवला है और चेहरे पर एक संजीदगी है। अब संवाद। विश्वनाथ: ओफ, बड़ी गर्मी है। पंखा जोर जोर से करने लगता है। बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी? यानी विश्वनाथ परेशान होकर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तेज़ी से पंखा झलते हैं और कहते हैं, शहरों के चारों तरफ से बंद मकानों में रहना भी कितना मुश्किल है। घर नहीं, मानो आग की भट्टी हो। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है, रेवती। आंचल कैसे मुंह का पसीना पोंछती हुई। पत्ता तक नहीं हिल रहा, जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है। विश्वनाथ पानी पीते पीते
पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। अभी 4 गिलास पीकर आया हूँ, फिर भी होठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो क्या होगा। रेवती, गरम है। आंगन के घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब तो ठंडा हो। जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। विश्वनाथ, मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूँ। रेवती, अब इसका अर्थ समझते हैं कि पश्चिम दिशा वाले दरवाजे से एक महिला, जिसका नाम रेवती है और जो विश्वनाथ की पत्नी है, वो कमरे में प्रवेश करती है और अपने साड़ी के पल्लू से चेहरे का पसीना साफ करते हुए कहती है कि हवा नहीं है, पत्ता भी नहीं हिल रहा। उसे लगता है कि उसकी सांस ही निकल जाएगी गर्मी के कारण। तो विश्वनाथ उसे बताते हैं कि आज उन्होंने इतना पानी पी लिया, लेकिन फिर भी प्यास नहीं मिट रही है। अभी भी 4 गिलास पीकर आए हैं और 1 गिलास और मांगते हैं। तब रेवती बताती है कि पानी भी ठंडा नहीं है, क्योंकि आंगन में रखे मिट्टी के घड़े में भी पानी ठंडा नहीं हो पा रहा है गर्मी के कारण। विश्वनाथ अपनी मजबूरी बताते हैं कि शहर में दूसरा किराए का मकान ही नहीं मिलता है। वो 2 साल से बहुत मेहनत करके ढूंढ रहे हैं। रेवती, बर्फ ले आती, पर बर्फ को कोई कहाँ तक पिए। बर्फ बर्फ। विश्वनाथ, बर्फ बर्फ का पानी पीने से क्या फ़ायदा। प्यास की जैसी की तैसी बल्कि दुगनी लगती है। ओहो, लो पंखा कर लो, बच्चे क्या ऊपर हैं। रेवती, रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाट भी तो नहीं आती। एक खाट पर 2-2, 3-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। विश्वनाथ, यह एक पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए खाट बिछाने नहीं देता। रेवती, वे तो हमको मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारी है। हम तो नगद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। ना बाबा, यह नहीं हो सकता। मैं खाट को बिछाने नहीं दूंगी, सब हवा रुक जाएगी। उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। इस पूरे पैराग्राफ में रेवती बताती हैं कि वो बर्फ़ तो लेकर आ सकती हैं, लेकिन रोज़ रोज़ बर्फ़ भी कहाँ तक पी जाएगी। फिर विश्वनाथ भी बता रहे हैं कि ज़्यादा बर्फ़ पीने से प्यास और ज़्यादा दुगनी लगती है। फिर वो पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। तब रेवती बताती हैं कि छत पर एक ही खाट पर 2-2, 3-3 बच्चे सो पाते हैं और उनके पड़ोस वाली छत पर पड़ोसन खाट नहीं बिछाने देती है। अब आगे का पैराग्राफ शुरू करते हैं। विश्वनाथ, पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है, जरा आराम से सो सकेंगे कहो तो मैं कहूँ। रेवती, क्या फ़ायदा, अगर लाला मान भी लेगा तो वह नहीं मानेगी। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों का अकेला सोना पसंद नहीं करूँगी। विश्वनाथ, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूँगा। भला कमरे में क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। यहाँ पर विश्वनाथ कहते हैं कि अगर वो रेवती से पूछ रहे हैं कि अगर रेवती कहे तो वो पड़ोसी से बात करें जिससे बच्चे सो जाएंगे, लेकिन रेवती मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि अगर पड़ोस का लाला मान भी गया तो वह उसकी पत्नी नहीं मानेगी, और वैसे भी उन्हें बच्चों का अकेले छत पर सोना पसंद नहीं है। तो फिर विश्वनाथ कहते हैं कि मैं तो चलो आंगन में सो जाऊंगा, लेकिन मैं तो ये सोच सोच कर परेशान होता हूँ कि इस गर्मी में अगर कोई अतिथि आ जाए तो कैसे उसकी हम खातिरदारी कर पाए। रेवती, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। मैं ही जानती हूँ जैसे रोटी बनाती हूँ। विश्वनाथ, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए, इसलिए यहाँ गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। रेवती, चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। रेवती जाती हैं। बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। विश्वनाथ, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। तमाम शरीर गर्मी के मारे उबल उठा है। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है। रेवती, बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। विश्वनाथ, पानी पीकर। उसने क्या कम बीमारी भोगी है, पूरे 3 महीने तक तो पड़ा रहा। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो न जाने। रेवती, भगवान ने रक्षा की, देखा नहीं सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वह चल बसी। तुम मुझे कुछ दिन छुट्टियों में क्यों नहीं ले जाते, मुझे डर है कहीं कोई बीमार न पड़ जाए। यहाँ पर रेवती भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि भगवान करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए, क्योंकि वह खुद इस गर्मी से बहुत परेशान है और उनके सिर में भी बहुत दर्द है और वह बहुत मुश्किल से खाना बना रही हैं। यह सिर्फ वही जानती थी।
विश्वनाथ पत्नी का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और यही कारण है कि अमीर और संपन्न लोग तो पहाड़ियों पर घूमने चले जाते हैं। तो रेवती कहती हैं कि चले जाते होंगे, अमीर लोगों का क्या है, लेकिन गरीबों को तो हाँ कहीं भी नहीं जा सकते, उनके लिए तो यह मौसम बहुत बड़ी मौत है। तभी रसोई में जाकर पानी लेने के लिए जाती हैं और विश्वनाथ देखते हैं कि जो छोटा बच्चा सो रहा था वो नींद में छटपटा रहा है। उसे देखकर विश्वनाथ दुखी होकर सोचते हैं कि इन छोटे बच्चों की क्या गलती है, इन्हें किसी किसी का क्या बिगाड़ा है जो इन्हें सजा मिल रही है। तभी रेवती पानी का गिलास लेकर वापस आ जाती हैं और बताती हैं कि बड़े बच्चे की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, गर्मी के कारण उसका शरीर अभी बुखार की तरह तप रहा है। विश्वनाथ पानी पीने के बाद कहते हैं कि बड़े बेटे ने बहुत लंबी बीमारी झेली है, पूरे 3 महीने तक बिस्तर में बीमार पड़ा रहा। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने समय रहते उसे हवा बदलने के लिए शिमला भेज दिया, वरना न जाने इस गर्मी में उसकी क्या हालत होती। तब रेवती कहती हैं कि भगवान का शुक्र है उन्होंने हमारे बच्चे की जान बचा ली। वह सामने के घर का उदाहरण देती हैं कि जहाँ की लड़की की दोबारा टाइफाइड में मृत्यु हो गई थी। वह विश्वनाथ को सलाह देती हैं कि वे नौकरी से कुछ दिन की छुट्टी ले ले और कहीं ठंडी जगह जा सके, क्योंकि उन्हें डर था कि इस जानलेवा गर्मी में परिवार का कोई और सदस्य ना बीमार पड़ जाए। विश्वनाथ: छुट्टी कोई दे तब ना, छुट्टी ले भी लूँ तो खर्च चाहिए। खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूँगा। बच्चों को ले जाओ, यह गर्मी में भुन रहा है। रेवती: यह नहीं हो सकता, मैं नीचे ही सो जाऊँगी, तुम ऊपर छत पर सो जाओ। और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, तुम ही जाओ ऊपर। विश्वनाथ: यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना नहीं मानोगी, बस अपनी ही हाँके जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द है, मैं तो कहता हूँ खुली हवा में सोओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। रेवती: तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी? बंद मकान, हवा का नाम नहीं, रात भर नींद ना आएगी, सवेरे काम पर जाना है। जाओ, मेरा क्या है, पड़ी रहूँगी। विश्वनाथ: नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। रेवती: ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम भी न जाने क्या धुन सवार हो जाती है। सो जाओ, जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूँगी, जाओ। विश्वनाथ: अच्छा, तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर रेवती और विश्वनाथ में आपस में बहस चल रही है कि कौन ऊपर जाकर सोएगा। विश्वनाथ रेवती को कहते हैं कि वो ऊपर जाकर सो जाए, जिससे उन्हें सिर दर्द में भी आराम मिलेगा, लेकिन रेवती कहती हैं कि सुबह को विश्वनाथ को काम पर जाना है, इसलिए विश्वनाथ को ही छत पर जाकर सोना चाहिए। आखिर में विश्वनाथ ही हार मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं ही जाकर ऊपर सो जाता हूँ, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। रेवती: कौन होगा? विश्वनाथ: ना जाने, देखता हूँ। रेवती: हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए। बच्चे को पंखा करती है, बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है, पानी मांगता है, वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय 2 व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफ़ेद पगड़ियाँ, बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24, बड़े की मूछें मुंह को घेरे हुए, माथे पर सलवटे, छोटे की अधकटी मूछें, लंबा मुख, दोनों मैली धोतियाँ पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल, छोटे का बाबूलाल है। इस हबड़-तबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। यहाँ पर बताया है कि कोई दरवाजा खटखटाता है तो रेवती पूछती हैं कौन होगा। जब विश्वनाथ बाहर देखने जाते हैं तो रेवती सोए हुए बच्चे को पंखा करने लगती हैं। अचानक बच्चा पानी मांगता है, रेवती उसे पानी पिलाकर फिर से पंखा करती हैं। उसी पल विश्वनाथ बाहर से आए 2 अनजान आदमियों को लेकर अंदर आते हैं। अजनबी पुरुषों को देखकर रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती हैं। बाहर से आए दोनों मेहमान एक अपने साथ एक बिस्तर का बंडल और संदूक उठाकर कमरे में लाते हैं और सिर पर दोनों की पगड़ी बंधी हुई होती है। उम्र में बड़ा मेहमान जो होता है उसकी आयु लगभग 35 साल और छोटे की 24 साल बताई गई है। बड़े व्यक्ति की घनी मूछें हैं जो उसके मुंह को ढके हुए हैं, माथे पर झुर्रियाँ यानी सलवटें हैं। छोटे व्यक्ति की मूछें छोटी कटी हुई हैं, चेहरा लंबा है। दोनों ने ही गंदी या मटमैली धोती पहनी हुई है। उन दोनों मेहमानों में से बड़े का नाम नन्हेमल है, छोटे का नाम बाबूलाल है। अचानक हुई हलचल और आहट को सुनकर विश्वनाथ के दोनों बच्चे छत से नीचे उतर आते हैं और दरवाजे के पास छिपकर इन अनजान मेहमानों को देखने लगते हैं।
विश्वनाथ बड़े लड़के से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरे अतिथि से, आप इधर खाट पर आ जाइए, जरा पंखा तेज कर देना। किरण किरण पंखा तेज करती है, किंतु पंखा वैसे ही चलता रहता है। यहाँ पर विश्वनाथ अपने बेटे प्रमोद से मेहमान के लिए कुर्सी आगे बढ़ाने को कहते हैं और किरण से पुराने पंखे की स्पीड तेज करने को कहते हैं। लेकिन किरण जाकर रेगुलेटर से पंखे की गति तो बढ़ाती है, लेकिन पुराना होने के कारण पंखा वैसे ही चलता है। नन्हेमल पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करता हुआ, बड़ी गर्मी है, क्या कहे पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए कि निचोड़ लो। विश्वनाथ जी आप लोग? बाबूलाल चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसी चुरमुर रही है जैसे पुरानी हो, पिछले दिनों नकद 9 रुपए खर्च करके खरीदी थी। नन्हेमल मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा ठग है, मैंने भी कुर्ते के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 रुपया गज दी, जबकि नत्थूमल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी गला सूखा जा रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला, मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। बाबूलाल मुझे कोई पिला कर देखे, 10 से कम नहीं पीऊँगा। बच्चों की ओर देखकर, नाम क्या है तुम्हारा भाई? प्रमोद। बच्चा अपना नाम प्रमोद बताता है। यहाँ पर नन्हेमल अपनी पगड़ी के कपड़े से पसीना पोंछते हुए और खुद से हवा झलते हुए बताते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पंडित जी से कहते हैं कि हम पैदल चलकर आ रहे हैं, इसलिए हमारे कपड़े ऐसे हो रहे हैं कि उन्हें निचोड़ लो। यहाँ पर विश्वनाथ उनकी बात का जवाब देते हुए आदरपूर्वक कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बात अधूरी रह जाती है। बाबूलाल कहते हैं कि चाचा अगर आप मेरे कपड़ों को निचोड़ोगे तो उसमें से 1 लोटा जितना पसीना निकल जाएगा। मेरी धोती पसीने और गर्मी के कारण ऐसी हो गई है कि जैसे बहुत पुरानी हो, जबकि मैंने इसे हाल ही में 9 रुपये में खरीदा था। नन्हेमल कहते हैं जरूर तुमने ये धोती मोतीराम की दुकान से खरीदी होगी, वह बहुत बड़ा ठग है। मैंने भी अपने कुर्ते के लिए 6 गज मलमल का कपड़ा खरीदा था, तो उसने मुझे 1.25 रुपये प्रति गज के हिसाब से दिया, जबकि वही कपड़ा नत्थूमल की दुकान पर सिर्फ 9-9.5 रुपये प्रति आने गज मिल रहा था। इसके बाद वे पंडित जी से कह रहे हैं कि प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है और हमें स्टेशन पर भी पानी नहीं मिला, तो वो कहते हैं कि मेरा मन नींबू वाले सोडे यानी लेमन की बोतलों का कर रहा है, मैं उन्हें 5-6 एक बार में पी सकता हूँ। बाबूलाल कहते हैं कि अगर कोई मुझे पिलाने वाला हो तो मैं 10 से कम नहीं पीऊँगा। इसके बाद वे वहाँ मौजूद बच्चों की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पर विश्वनाथ का बेटा अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम प्रमोद है। किरण बाबूलाल ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। विश्वनाथ देखो प्रमोद कहीं से बर्फ मिले तो ले आओ। आप लोग? नन्हेमल आपने लोटा कहाँ रखा है? थैले में ही है ना? बाबूलाल बिस्तर में होगा चाचा, निकालूं क्या? और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया चाचा, मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है। नन्हेमल देखते जाओ। हाँ साहब। किरण भी अपना नाम बताती है। तभी बाबूलाल बच्चों से कहते हैं कि दोस्तों हमें जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ, प्यास के मारे हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। विश्वनाथ जो घर के मालिक हैं वो अपने बेटे से कहते हैं कि प्रमोद जाकर देखो, अगर कहीं बर्फ़ मिलती है तो लेकर आओ। फिर वो मेहमानों से पूछना चाहते हैं, लेकिन बात फिर बीच में ही रह जाती है। इधर नन्हेमल बाबूलाल से अपने पानी पीने के बर्तन के बारे में पूछते हैं कि हमारा लोटा कहाँ है? थैले के अंदर ही है ना? बाबूलाल जवाब देते हैं कि चाचा लोटा शायद बिस्तर के अंदर होगा, क्या मैं उसे बाहर निकालूं? फिर वे कहते हैं कि गर्मी के कारण तो हमारा बिस्तर भी पसीने से गीला हो गया, मैं तो यहाँ पहुँचकर सबसे पहले नहाऊंगा, बाकी काम बाद में देखूंगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इतनी भयानक गर्मी पड़ती है। नन्हेमल कह रहे हैं बाबूलाल से कि अभी आगे आगे देखो और क्या होता है। फिर वे विश्वनाथ की तरफ मुड़कर कह रहे हैं, हाँ साहब बताइए। नन्हेमल विश्वनाथ क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पधारे हैं? नन्हेमल अरे आप नहीं जानते, वह लालच संपत राम है ना गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताएं साहब, उन बेचारों का सब कारोबार चौपट हो गया। हम लोगों के देखते ही देखते वह लाखों का आदमी खाक में मिल गए। बाबू यह लो मेरी बंडी संदूक में रख दो। विश्वनाथ कौन संपत राम? बाबूलाल अरे वही गोटे वाले, लाओ ना चाचा। संदूक खोलकर बंडी रखते हुए, माल मसाला तो अंटी में है ना?
नन्हेमल, नहीं, जेब में है, बंडी की जेब में है, अब डर की क्या बात है, घर ही तो है। यहाँ पर विश्वनाथ बिना जान पहचान के घर में घुस आए हुए मेहमानों से विनम्रता पूर्वक पूछते हैं कि आप मुझे माफ़ करो, लेकिन आप ये बता दो कि आप लोग कहाँ से आए हो। तो नन्हेमल बताते हैं कि क्या आप नहीं जानते, जो गोटे का व्यापार करते हैं वो लाला संपतराम मेरे रिश्ते में चचेरे भाई हैं। और वे दुख जताते हुए बताते हैं कि उन बेचारों का पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया और हमारी आंखों के सामने ही वह करोड़पति लखपति लोग पूरी तरह बर्बाद होकर खाक में मिल गए। फिर वह घर के किसी बच्चे को अपनी बनियान, यहाँ बंडी का मतलब है बनियान या जैकेट, थमाते हुए कहते हैं कि इसे मेरे संदूक में रख दो। विश्वनाथ पूरी उलझन में पड़ जाते हैं और फिर पूछते हैं संपतराम कौन है। तभी बाबूलाल याद दिलाते हुए कहते हैं, अरे वही जो गोटे का काम करते हैं। फिर वे चाचा से बंडी लेते हैं और उसके संदूक खोलकर अंदर रखते हुए दबी आवाज़ में पूछते हैं, चाचा अपना सारा कीमती सामान और पैसा, माल मसाला यानी कि पैसा, अपनी कमर के कपड़े या गुप्त जेब, अंटी यानी गुप्त जेब जो उसमें धोती की उसमें बनी हुई होती है, उसमें सुरक्षित है। तो नन्हेमल कहते हैं, नहीं, जेब में है, बंडी की जेब में है, अब डर की क्या बात है, अब तो घर में ही है। ये कह रहे क्या, वो बता रहे कि मतलब जैकेट में ही रखा है। फिर वे निश्चिंत होकर कहते हैं कि डरने की तो कोई बात ही नहीं है, आखिरकार हम अपने भाई के घर तो पहुंच ही गए हैं। विश्वनाथ, मैं संपतराम को नहीं जानता। नन्हेमल, संपतराम को जानने की क्यों, वे तो आपसे मिले हैं, आपकी तो वह बाबूलाल, हाँ, उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि आपकी तो वह बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी, क्या मकान इतना ही बड़ा है? नन्हेमल, देख नहीं रहे, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है। पंडित जी, इसके पीछे एक आंगन होगा और ऊपर छत होगी, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। किरण विश्वनाथ से, माँ पूछती है खाना? नन्हेमल, क्यों बाबूलाल, पंडित जी कष्ट तो होगा, पर तुम जानो खाना तो। बाबूलाल, बस एक साग और पूरी। नन्हेमल, वैसे तो मैं परांठे भी खा लेता हूँ। बाबूलाल, और खाने की भलाई भली जलाई, पेट ही तो भरना है, शहर में आए हैं, किसी को तकलीफ थोड़ी ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल की फिर देखी जाएगी। नन्हेमल, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया। बाबूलाल, नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी। यहाँ पर विश्वनाथ अपनी बात पर अड़े हुए कहते हैं कि मैं संपतराम को जानता ही नहीं हूँ। तो नन्हेमल कहते हैं, संपतराम को जानने की क्या बात है, वह तो आपसे मिल चुके हैं, वह तो आपकी वो बात अधूरी छोड़ देते हैं। फिर बाबूलाल कहते हैं नन्हेमल की बात का समर्थन करते हुए कि वो तो आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर पूछते हैं कि आपका घर इतना ही बड़ा है? नन्हेमल कहते हैं कि नहीं नहीं, इसके पीछे एक कमरा भी होगा, फिर आंगन भी होगा, फिर छत भी होगी, है ना। तभी अचानक से बेटी किरण आकर पूछती है कि अंदर से माँ पूछ रही है कि खाने का क्या करना है। नन्हेमल किरण की बात सुनकर कहते हैं कि आपको कष्ट तो होगा, लेकिन हम तो जानते हैं, आप तो जानते हैं कि खाना तो खाना ही पड़ेगा। फिर बाबूलाल तुरंत कहते हैं कि बस एक सब्जी और थोड़ी सी पूड़ियाँ। फिर वो नन्हेमल कहते हैं कि हम तो पराठा रोटी सब खा लेंगे। बाबूलाल और नन्हेमल इस तरह से कहने लगते हैं कि हमें तो सिर्फ पेट भरने के लिए ही खाना है ना। अब यहाँ नहाने धोने का प्रबंध है या नहीं? प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। नन्हेमल, हाँ भैया ला तो जरा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पी जाऊंगा। बाबूलाल, उतना ही मैं। किरण विश्वनाथ से धीरे से, फिर खाना? विश्वनाथ इशारे से, ठहर जा जरा। नन्हेमल पानी पीकर, आह अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में तो पानी ही जान है। बाबूलाल, पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया खुश रहो। नन्हेमल, कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल, शहर के हैं ना। विश्वनाथ, क्षमा कीजिए, मैंने आपको दोनों, अरे पंडित जी आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के ही हैं। प्रमोद बर्फ का पानी लाता है तो नन्हेमल खुश होकर कहते हैं कि मैं तो 1.5 लोटा पानी पी कर जाऊँगा, और दोनों गटगट पानी पीते हैं। बाबूलाल भी उतना ही पीते हैं। फिर किरण अपने पिताजी से पूछती है कि अब खाने का क्या करना है। तो विश्वनाथ कहते हैं इशारे से कि अभी रुक जा। तभी नन्हेमल कहते हैं पानी पीकर, अरे पानी पीकर तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, शरीर में कुछ ताकत आई और सुकून मिला। बाबूलाल उस कहते हैं, प्रमोद की तारीफ करते हैं, कहते हैं पानी भी खूब ठंडा है भैया, खुश रहो। नन्हेमल कहता है कि कितने विश्वनाथ के बच्चे कितने सीधे और संस्कारी हैं। बाबूलाल कहते हैं शहर के हैं ना, इसीलिए वो संस्कारी होंगे। विश्वनाथ तभी संकोच करते हुए अपनी उलझन दूर करने के लिए मेहमानों से फिर कहना शुरू करते हैं, मुझे माफ़ करिए, मैंने शायद आपको पहचाना नहीं। फिर उनकी बात अधूरी रह जाती है।
नन्हेमल और बाबूलाल दोनों एक साथ मिलकर विश्वनाथ की बात बीच में काटते हुए कहते हैं, अरे पंडित जी, आप कैसी अजीब बात कर रहे हैं। हम कोई पराये थोड़ी हैं, हम तो बिल्कुल ही आपके नज़दीकी ही हैं। विश्वनाथ, आप कहाँ से आए हैं। नन्हेमल, बिजनौर से। विश्वनाथ, बिजनौर से। बिजनौर, मैं तो बिजनौर गया हूँ, किंतु नन्हेमल, मैं ज़रा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल, मैं भी स्नान करूँगा। विश्वनाथ, पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। बाबूलाल, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। रेवती, ये लोग कौन है, जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ, न जाने कौन है। रेवती, पूछ लो ना। विश्वनाथ, क्या पूछ लूँ, 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। विश्वनाथ पूछ रहे हैं कि आप लोग कहाँ से आए हो, तो नन्हेमल बताता है कि बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य हैरानी से कहते हैं कि बिजनौर में गया तो हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसे व्यक्ति को किसी को मैं नहीं जानता। तो नन्हेमल कहते हैं कि उस बात को उनकी को काट ही देते हैं और अनसुना करके कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा नहाना है। तभी बाबूलाल भी नन्हेमल की हाँ में हाँ मिलाकर कहते हैं कि मैं भी उनके साथ ही नहाऊंगा। विश्वनाथ कहते हैं, इस समय शायद नल में पानी ना हो, लेकिन फिर भी वे अपने बेटे से कहते हैं कि इन्हें नीचे वाले नल पर ले जाओ ताकि ये नहा लें। बाबूलाल खुश होकर कहते हैं, हम नहा कर आएंगे, तब तक हमारे लिए खाना भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद नन्हेमल और बाबूलाल दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं और विश्वनाथ की पत्नी रेवती कमरे में आती है। रेवती कहती है अपने पति से कि ये लोग कौन हैं, इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमारी जान पहचान के हैं। विश्वनाथ लाचारी से कहते हैं, मुझे खुद नहीं पता। रेवती उन्हें सलाह देती है कि आप उनसे पूछ लो। तो विश्वनाथ कहते हैं, आखिर कैसे पूछूं। 2-3 बार जानने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार बात को घुमा देते हैं और कोई उत्तर नहीं देती। रेवती, मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत बढ़ती जा रही है, पहले सोते सोते हाथ पर सुन जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। विश्वनाथ, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख न दे सका, नौकर भी नहीं टिकता है। रेवती, यानी पानी जो 2-3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है इसीलिए भाग जाता है। गर्मी क्या कम है, किसी को क्या जरूरत पड़ी है जो गर्मी में भुने। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। रेवती अपनी शारीरिक परेशानी बताते हुए कहती है कि दर्द के कारण तो मेरा सिर ही फटा जा रहा है, ऊपर से पुरानी बीमारी बढ़ रही है। पहले सोते हुए हाथ पैर सुन्न जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। विश्वनाथ दुखी और लाचार होकर पत्नी से कहते हैं कि क्या बताऊं, मैं तुम्हें ज़िंदगी में आराम नहीं दे पाया, घर में कोई नौकर भी नहीं टिकता है। रेवती नौकर के भागने का कारण समझती है और कहती है कि नीचे से 3री मंजिल तक पानी भरकर ऊपर लाना पड़ता है। इस भारी काम की वजह से ही नौकर भाग जाता है। ऊपर यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो किसी को क्या ज़रूरत है जो आकर यहाँ परेशान हो। यह तो हमारी ही किस्मत ख़राब है कि हम इस तंग मकान और भीषण गर्मी में चने की तरह लगातार झुलस रहे हैं। विश्वनाथ, क्या किया जाए। रेवती, फिर क्या खाना बनाना ही होगा, पर ये हैं कौन। विश्वनाथ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो, जब आए तो खाना ज़रूर खाएंगे, थोड़ा सा बना लो। रेवती तनक कर, खाना तो खिलाना ही होगा, तुम भी खूब हो, भला इस तरह कैसे काम चलेगा। दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए इस समय आखिरी आए कहाँ से हैं। विश्वनाथ कहते हैं, बिजनौर से आए हैं। रेवती आश्चर्य से, बिजनौर, क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है, अपनी रिश्तेदारी का तो कोई आदमी वहाँ रहता ही नहीं। विश्वनाथ, बहुत दिन हुए, एक बार काम से बिजनौर गया था, पर अब तो 20 साल हो गए हैं। रेवती, सोच लो, शायद वहाँ कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो। विश्वनाथ, ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो और उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे थे, मैं जानता भी नहीं। यहाँ पर विश्वनाथ रेवती को खाना बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन रेवती कहती है कि वो तो जानती ही नहीं है कौन है। लेकिन विश्वनाथ कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, खाना तो इन्हें खिलाना ही पड़ेगा, और मैं तो जानता ही नहीं हूँ। ये कह रहे हैं कि बिजनौर से आए हैं। रेवती कहती है, क्या पता आपके किसी मित्र ने भेजा हो, लेकिन विश्वनाथ यहाँ बताते हैं कि वो तो बिजनौर में किसी संपत राम नाम के व्यक्ति को जानते ही नहीं हैं। रेवती, बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले आत्मा फिर परमात्मा, जब शरीर ठीक नहीं रहता तो फिर और क्या करूं। विश्वनाथ, क्या कहूं कि रात भर भूखा मारो, बाजार से कुछ मंगा दो ना। रेवती, बाजार से क्या मुफ्त में आ जाएगा, 3-4 रुपये से कम में क्या इनका पेट भरेगा, पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। बाबूलाल, तबीयत अब शांत हुई, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ, ना जाने पंडित जी आप कैसे रहते हैं, पंखा करता है। विश्वनाथ, 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं, उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता है, क्या बात है, कैसा झगड़ा है। प्रमोद आकर, उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए, पानी नीचे गिर गया, इसलिए वह पड़ोस की स्त्री चिल्ला रही है।
मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। विश्वनाथ, तुमने क्यों नहीं बताया? हाथ दूसरी जगह धो। प्रमोद, मैं पानी पीने चला गया था, वहाँ उषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा चलता रहा। रेवती कहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो खाना कैसे बनाएंगी, अपनी सेहत भी देखनी चाहिए। तब विश्वनाथ कहते हैं कि ऐसा करें, रात भर भूखा तो मारा नहीं जाएगा, उन्हें बाजार से ही कुछ मंगा देते हैं। इस पर रेवती कहती हैं कि बाजार से भी तो मुफ्त में नहीं आएगा, 3-4 रुपये से कम में इनका पेट नहीं भरेगा। पहले तुम पता कर लो कौन है, फिर मैं खाना बनाती हूँ। इधर बाबूलाल आकर कहते हैं नहाकर कि नहाने के बाद भी पसीना बहुत आ गया। तो विश्वनाथ बताते हैं कि 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं, उनमें से 6-7 इसी तरह के मकान में रहते हैं। तभी पता चलता है ऊपर छत पर शोर होता है। पूछते हैं प्रमोद क्यों शोर हो रहा है? प्रमोद बताता है कि इन्होंने हाथ पड़ोस वाले घर की छत पर धो लिए हैं, तो वहाँ की स्त्री शोर मचा रही है। इस पर विश्वनाथ कहते हैं कि तुमने उन्हें बताया नहीं। प्रमोद बताता है कि वो अपनी छोटी बहन उषा को चुप कराने के लिए लग गया था, वहाँ उसे पानी पिलाया और पंखा करता रहा। विश्वनाथ, चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो सवेरे साफ करा देंगे, है ना? तभी बाबू मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूँ। लाल, लाया चाचा, जाता है। पड़ोसी, देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए। विश्वनाथ, वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ करा दूंगा। पड़ोसी, आपसे रोज ही गलती होती है। विश्वनाथ, अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, होगा क्यों नहीं, रोज होगा, रोज होता है। अभी उस दिन भी आपके एक मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वह हमारी खाट बिछाकर लेट गया था। यहाँ पर प्रमोद द्वारा बताए जाने पर कि पड़ोसी की छत पर गंदा पानी फैल गया है हाथ धोने का, विश्वनाथ कह रहे हैं कि कल साफ करा देंगे। तभी उधर से पड़ोसी आता है और वो कहता है कि मेहमान आपके हैं, मेरे नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है कि इस तरह से गंदा पानी फैलाएं। विश्वनाथ कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल साफ करा देंगे। इस पर कहता है तुम्हारी से रोज ही गलती होती है, पहले भी एक मेहमान आया था और उसने भी गंदा पानी फैलाया और हमारी खाट बिछाकर वो लेट गया था। विश्वनाथ, मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। पड़ोसी, तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने हो तो बड़ा सा मकान लो। विश्वनाथ, यह भी आपने खूब कहा, इतने मेहमान क्यों आते हैं? अरे भाई, मेहमानों को क्या मैं बुलाता हूँ? खैर, आज क्षमा करें, आगे से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, कहाँ तक कोई क्षमा करे? क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद कर ली है, क्षमा। पड़ोसी चला जाता है, दोनों अतिथि आते हैं। दोनों, क्या बात है? विश्वनाथ, कुछ नहीं, आप धोतियाँ छज्जे पर सुखा दें। नन्हेमल, सचमुच आपकी वजह से, हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ। भैया जरा सा पानी और पिला दो, बड़ी गर्मी है। भाई साहब, खाने में क्या देरदार है? बात यह है कि नींद बड़े जोर से आ रही है। विश्वनाथ, देखिए, मैं आपसे एक दो बात पूछना चाहता हूँ। नन्हेमल, हाँ हाँ पूछिए, मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं है। विश्वनाथ, हाँ जी, बात यह है, मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ पर विश्वनाथ और पड़ोसी में बातचीत हो रही है। तो विश्वनाथ कहते हैं कि जब मैंने उस आदमी को समझा दिया तो फिर वह खाट बिछाकर नहीं लेटा था। तो पड़ोसी कहता है उससे में कि आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? मेहमान बुलाने हैं तो बड़ा मकान लो। विश्वनाथ कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेहमानों को क्या कोई बुलाता है? मेहमान तो अपने आप आते हैं। फिर वो क्षमा मांगते हैं तो पड़ोसी गुस्से में क्षमा क्षमा करता हुआ चला जाता है। तभी दोनों नन्हेमल और बाबूलाल वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने अभी भी हमें नहीं पहचाना? इस पर विश्वनाथ कहते हैं कि नहीं, मैं एक बार बिजनौर गया था, लेकिन फिर भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि कब की बात है, और मुझे गए हुए तो बहुत टाइम हो गया। नन्हेमल, तो क्या हर्ज है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। बाबूलाल, लाला थाना मल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे? नन्हेमल, अरे दूर के जाते हो, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। विश्वनाथ, हाँ, पिछले साल लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। नन्हेमल, हाँ, सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। बाबूलाल, इनकी आटे की मिल है, क्या कहने हैं, उनके बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। विश्वनाथ, पर उनका तो प्रेम। नन्हेमल, प्रेस 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 भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है और एक गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। बाबूलाल, अगले महीने तक खुल जाएगी। हाँ भैया, पानी ले आए, चाचा पहले तुम पी लो। विश्वनाथ, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? यहाँ पर नन्हेमल बताते हैं कि बहुत दिन हो गए,
कभी कभी इंसान पुरानी बातें भूल जाता है। वो कहता है हम तो आपको जानते हैं, लाला भानामल की लड़की की शादी में भी आप नजीबाबाद गए। फिर वो कहते हैं आप मुरादाबाद भी गए। तो विश्वनाथ कहता है कि हाँ 2 दिन के लिए मैं रुका भी था जगदीश प्रसाद के यहाँ। तो वो कहते हैं कि हाँ सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ भी देखा था कि हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो कहते हैं उनका तो प्रेस है। तो कहते हैं नहीं, प्रेस भी है और साथ ही एक बड़ी गन्ने की मिल भी है और एक मिल बिजनौर में भी खुल रही है। बाबूलाल कहता है अगले महीने तक खुल जाएगी। तभी वहाँ पानी आता है। तो वो पूछते हैं कि लो पानी पिए। वो कहता है अपने चाचा से बाबूलाल कि लो तुम भी पी लो। तो विश्वनाथ उनसे पूछ रहा है कि क्या कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हो। दोनों सक पकाकर चिट्ठी विट्ठी तो नहीं लाए। नन्हेमल संपत राम ने कहा था स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वह कृष्णा गली में रहते हैं। विश्वनाथ पर कृष्णा गली तो यहाँ 6 हैं, कौन सी गली में बताया था। नन्हेमल ओहो बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो यह नहीं मालूम, शायद बताया हो याद ही नहीं रहा। विश्वनाथ खींचकर जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम भी तो बताया होगा। बाबूलाल क्या नाम था चाचा। नन्हेमल नाम तो याद नहीं रहा रहता, जरा ठहरिए सोच लूँ। बाबूलाल अरे चाचा कविराज या कवि बताया था, मैं उस समय नहीं था, सामान लेने गया था, तुम्ही ने रेल में बताया। नन्हेमल हाँ साहब कविराज बताया था, आप तो बेकार शक में पड़े हैं, हम चोर थोड़े ही हैं। बाबूलाल चोर छिपे थोड़ी रहते हैं, पंडित जी क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख लो तो पता लगेगा कि हम भी। यहाँ पर वो दोनों बताते हैं कि वो चिट्ठी तो नहीं लाए, लेकिन उनसे संपत राम जी ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर कृष्णा गली में चले जाना। तो विश्वनाथ बताते हैं कि यहाँ तो 6 कृष्णा गली है, कौन सा नंबर है। तो इस पर नन्हेमल कहते हैं कि अरे भैया बड़ा शहर है, हमें नहीं पता। तभी बाबूलाल भी पूछते हैं कि क्या नाम था चाचा। नन्हेमल कहते हैं याद तो नहीं आता, शायद कवि करके था। तो वो कहते हैं कि मैं तो सामान लेने गया था, तुमने सुना होगा। नन्हेमल तभी कहते हैं कि आप तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे हम कोई चोर हों। बाबूलाल कहता है चोर छिपे थोड़ी होते हैं, पंडित जी क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख लो तो पता चलेगा कि हम भी खानदानी और सम्मानित। विश्वनाथ लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूँ। दोनों चिल्लाकर तो कवि ही बताया होगा साहब। नन्हेमल हमें याद नहीं आ रहा, हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए, नीचे कुंडी लगाई और आप मिल गए, ऊपर चढ़ गए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में जाएं, फिर सोचा घर के ही तो हैं, चलो घर ही चलें। विश्वनाथ जिनको आपको यहाँ रुकना था यह काम क्या करते हैं। काम क्या बताया था बाबू। बाबूलाल मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई, मैं तो सामान लेने गया था। आप तो पंडित जी शायद वैद्य हैं। नन्हेमल हाँ याद आया, बताया था वैद्य है। विश्वनाथ पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ। प्रमोद पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। यहाँ पर विश्वनाथ बता रहे हैं कि वो कोई कविराज नहीं है। तो दोनों कहते हैं कि कविराज नाम से ही कवि बताया होगा। तभी नन्हेमल पूछते हैं कि याद तो नहीं आ रहा। वो बाबूलाल से पूछते हैं कि क्या बताया था। बाबूलाल कहता है मैं तो सामान लेने गया था। तो नन्हेमल कहते हैं कि हाँ याद आया, शायद वैद्य थे। तो विश्वनाथ बता रहे हैं कि मैं वैद्य नहीं हूँ। तभी प्रमोद बोलता है कि पिछली गली में कविराज वैद्य रहते हैं। विश्वनाथ हाँ ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए। दोनों उछलकर अरे हाँ वही तो कविराज रामलाल। विश्वनाथ शायद वह उधर के भी हैं। नन्हेमल ठीक है साहब ठीक है, वही हैं, मैं भी सोच रहा था। आप न संपत राम को जानते न जगदीश प्रसाद को। प्रमोद से कहाँ है उन कविराज का घर। विश्वनाथ जाओ इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भीतर हुआ हूँ। दोनों जल्दी चलो भैया। अच्छा साहब राम राम। विश्वनाथ भीतर से ही राम राम। रेवती अब जान में जान आई, हाय सर फटा जा रहा है। रेवती फिर प्रसन्न होकर अरे भैया हो आओ, आज तो तुमने खबर भी न दी। तभी आंगनतुक रेवती दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से। पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूँ, क्या मेरा तार नहीं मिला। अच्छा इधर विश्वनाथ को समझ में आ गई पूरी बात। वो कहते हैं कि ये कविराज रामलाल के घर आए हैं। दोनों मेहमान खुशी से उछल जाते हैं जब उन्हें पता चल जाती है कि सच्चाई कि ये कविराज रामलाल के यहाँ आए हैं। फिर विश्वनाथ कहते हैं बताते हैं कि हाँ शायद वो बिजनौर के भी हैं। तो नन्हेमल कहते हैं कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि जब आप किसी को जानते ही नहीं हैं तो आप हमें पहचान कैसे पाएंगे। तभी प्रमोद की तरफ देखते हुए विश्वनाथ कहते हैं कि इन्हें वहीं छोड़ाओ और उनका मकान बता दो, मैं भीतर हूँ। दोनों राम राम करके चले जाते हैं। तभी रेवती बत कह रही हैं विश्वनाथ से कि अब उनकी जान में जान आई, उनका सिर अभी भी फट रहा है। उसी समय तभी रेवती एकदम से प्रसन्न होती हैं और कहती हैं अरे भैया तुमने तो खबर भी ना दी। तभी एक आंगनतुक एक नया मेहमान और घुसता है और कहता है रेवती से मैं 4 घंटे से मकान को खोज रहा हूँ, क्या मेरा तार नहीं मिला।
विश्वनाथ, नहीं तो कब तार दिया था आगंतुक, कल ही तो झांसी से दिया था, सोचा कि ठीक समय पर मिल जाएगा। ओहो, बड़ी परेशानी हुई। रेवती, लो कपड़े उतार लो, पंखा करती हूँ। अरे प्रमोद, जा जल्दी से बर्फ तो ला, मामा जी को ठंडा पानी पिला, और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो। आगंतुक, भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो, मैं अभी ढूंढ कर ही आया, ना तो जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं ज़रा बाथरूम जाना चाहता हूँ। विश्वनाथ, हाँ अवश्य, सामने चली जाइए। आगंतुक, एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, शायद रात को आप लोगों को कोई कष्ट हो। यहाँ पर विश्वनाथ पूछ रहे हैं कि उन्हें कोई तार नहीं मिला, तुमने कब दिया था। तभी जो आगंतुक जो आया है वो रेवती का भाई है, वो बताता है कि उसने झांसी से तार भेजा था। फिर वह थकान जताते हुए कहता है कि मुझे घर ढूंढने बहुत परेशानी उठानी पड़ी। फिर रेवती अपने बेटे प्रमोद को भेजकर ठंडा पानी और हलवाई की दुकान से कुछ लाने को भेजती है कि अपने मामा के लिए लेकर आओ। इधर आगंतुक कहता है कि अच्छा नहीं लगता, रात में मैं सोच रहा था आप लोगों को कोई कष्ट होगा। रेवती, ऐसा क्यों सोचते हो, कष्ट काहे का, यह तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। आगंतुक, भाई देखो इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। रेवती जाती हुई लौटकर, कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। आगंतुक, इतनी गर्मी में रहने दो। विश्वनाथ, तुम नहाने तो जाओ। आगंतुक जाता है, रेवती से कहो अब। रेवती, अब क्या, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। अब रेवती कहती है अपने भाई से, भैया ऐसा मत सोचो कि कष्ट होगा, मुझे कोई कष्ट नहीं है। वो कहती है लाड़ लड़ाते हुए कि अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। तो भाई कहता है कि नहीं, मैं बस पानी पीकर सो जाऊँगा, इतनी रात तो हो ही गई है, वैसे भी गर्मी बहुत है और मुझे भूख नहीं। रेवती वापस जाती हुई भी लौट कर आती है और कहती है भैया ऐसे नहीं करते हैं, अभी तुम सफ़र से आए हो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना तैयार करती हूँ। तभी विश्वनाथ से आगंतुक जो कि मेहमान है और रेवती का भाई, उससे कहते हैं कि तुम नहाने चले जाओ। फिर वो रेवती से पूछते हैं अब क्या। रेवती बताती हैं कि मैं खाना खाऊंगी और खाना बनाऊंगी, मेरा भाई रात को भूखे पेट नहीं सो सकता। इसके बाद नाटक का पर्दा घिर जाता है और यह सुंदर एकांकी यानी कि यह नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। पाठ यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।